जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज हम लोग फिर चर्चा करेंगे भगत सिंह का मुकदमा श्रृंखला में। हम लोग पिछले वीडियो तक देख चुके थे कि अदालत में, स्पेशल कोर्ट में कह लीजिए, वहाँ पर मुकदमा चल रहा है और गवाहियाँ गुजर रही हैं। हमने यह भी देखा था कि क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल की, क्रांतिकारियों की पिटाई हुई अदालत में और फिर जेल में, और फिर किस तरह से जज से उलझते रहे क्रांतिकारी। ये सब इस मुकदमे की ख्याति इतनी बढ़ गई कि पूरे देश और दुनिया भर में इसका नाम हो गया। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह मुकदमा कितना अधिक हाईलाइट हो चुका था, कितने अधिक लोगों तक ये मुकदमा पहुंच चुका था। इसके बारे में लिखा है, इसी मुकदमे के एक अभियुक्त थे जितेंद्र नाथ सान्याल, जिन्होंने सबसे पहले भगत सिंह पर किताब लिखी थी, सरदार भगत सिंह। तो उन्होंने अपनी किताब में उसका वर्णन किया है और आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये केस इतना बड़ा हो गया था कि पूरी दुनिया में अब इस मुकदमे का नाम गूंज रहा था। जितेंद्र नाथ सान्याल अपनी किताब में लिखते हैं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ने भारत के कोने कोने में ही नहीं वरन भारत के बाहर भी असाधारण ख्याति पाई। दूर दूर के देशों से रुपए आने लगे। पोलैंड से एक स्त्री ने कुछ रुपए इसलिए भेजे कि उन्हें समय समय पर इस मुकदमे की पूरी कार्यवाही मिलती रहे। जापान, कनाडा और सुदूर दक्षिण अमेरिका से चंदे आने लगे। देश के भिन्न भिन्न भागों में भगत सिंह दिवस मनाए गए तथा उनके चित्र कैलेंडरों में खूब लगाए गए। मजिस्ट्रेट की अदालत में बहुत से गणमान्य राष्ट्रीय नेता मुलजिमों से मिले, जिनमें श्री सुभाष चंद्र बोस, बाबा गुरुदत्त सिंह, श्री के.एफ. नारिमन, काला कांकर के राजा साहब, श्री रफी अहमद किदवई, श्री मोहनलाल सक्सेना और हमारे माननीय नेता स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मोतीलाल जी 2 बार उनसे मिले, जिसमें दूसरी बार तो वे लगभग 1 घंटे तक कटघरे में उनके साथ रहे। लेखक की इच्छा तो मोतीलाल जी तथा सरदार भगत सिंह के बीच हुई बातचीत के खास अंश देने की भी थी, परंतु वस्तु स्थिति को देखते हुए इस मामले में अभी चुप रहना ही ठीक होगा। आशा है कि वह समय भी शीघ्र आएगा जब उसे प्रकाशित करना संभव हो जाएगा। तो जितेंद्र नाथ सान्याल की इन बातों से आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में इस केस पर चर्चा हो रही थी। कनाडा से लेकर के पोलैंड और दक्षिण अमेरिका तक इस केस का, लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जो ये मुकदमा चल रहा था, इसकी चर्चा हो रही थी और साथ ही तमाम राष्ट्रीय नेता यहाँ अदालत में आ रहे थे। अब तक ऐसा कोई मुकदमा नहीं चला था क्रांतिकारियों का जिसमें सुभाष चंद्र बोस से लेकर के मोतीलाल नेहरू तक, रफी अहमद किदवई और आसफ अली तो खैर वकील ही थे इन लोगों के, इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे थे अदालत में। और जैसा कि जितेंद्र नाथ सान्याल ने लिखा है कि मोतीलाल नेहरू 2 बार मिलने आए थे और दूसरी बार 1 घंटा से अधिक रहे थे। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक सहयोग देकर के इस अभियान को जारी रखने और आगे बढ़ाने में मदद की है। साथ ही आप तमाम दर्शकों से एक सादर आग्रह। दरअसल ये जब किताब लिखी है जितेंद्र नाथ सान्याल ने, तो भगत सिंह की फांसी के तुरंत बाद अगले ही साल ये किताब बाजार में आ गई थी। हालांकि तुरंत किताब जब्त कर ली गई थी। तो उस समय ऐसा माहौल था नहीं कि पूरी बात बताई जा सके, इसीलिए उन्होंने लिखा कि जो बातें हुई मोतीलाल नेहरू और सरदार भगत सिंह के बीच, लेखक की इच्छा है कि उसका खास अंश जरूर मैं बता दूं, लेकिन अभी ये लिखना संभव नहीं, क्योंकि वो लिखने पर बवाल मच जाता है या उन्हें भी ये था कि किताब शायद मेरी और जब्त हो जाएगी, आपत्तिजनक बात न लिखें। लेकिन आज़ादी के बाद फिर जितेंद्र नाथ सान्याल ने बताया था और दूसरे फिर जो अभियुक्त थे, क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने भी जो कुछ भी अपना संस्मरण लिखा है या इंटरव्यू दिया है, उसमें फिर उन लोगों ने भी वो बातचीत की चर्चा की है जो मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह के बीच हुई थी। दरअसल मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि नौजवानों, तुम लोगों ने कमाल कर दिया, तुम लोगों ने वो काम किया जिससे आज़ादी हमारे बहुत नज़दीक आ गई है।
अब एक तरह से मोतीलाल नेहरू उनके बम फेंके जाने और सैंडर्स को मारे जाने की तारीफ कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ा मामला था। और इसलिए उस समय गुलाम भारत में जितेंद्र नाथ सान्याल ने इसे नहीं लिखा, बल्कि आज़ादी के बाद फिर क्रांतिकारियों ने ये बातचीत को बताया कि ये कहा था मोतीलाल नेहरू ने। ये अदालत में हो रहा था और एक और तरफ सरकार की दिक्कत बढ़ रही थी। मुकदमे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और मुकदमा धीरे धीरे बढ़ रहा था। सरकार एक तरह से फंस गई थी। दूसरी ओर क्रांतिकारी जिस तरीके से अदालत का इस्तेमाल कर रहे थे, वो वहाँ काकोरी दिवस मनाते थे, मास्को चिट्ठी भेज रहे थे, जर्मनी चिट्ठी भेज रहे थे, पूरी दुनिया के क्रांतिकारियों से अपने आप को जोड़ रहे थे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी मास्को और जर्मनी वाली चिट्ठी की। मास्को इंटरनेशनल में चिट्ठी भेजी गई थी लेनिन दिवस पर, और श्याम कृष्ण वर्मा के निधन पर चिट्ठी भेजी गई थी जर्मनी। वो क्या था? वो दरअसल पूरी दुनिया के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे भगत सिंह, और पूरी दुनिया में इस तरह से एक केस चर्चा पा रहा था कि अच्छा, वहां से वो क्रांतिकारी, भारत के क्रांतिकारियों ने चिट्ठी भेजी है। सरकार फंस गई थी। सरकार इन चीजों को, जो ये दिवस मनाते थे, काकोरी दिवस और ये सब, उसमें सरकार सोचती थी कि हम सबूत, ये वो बढ़िया से अदालत में दर्ज किया जाता था कि इनके खिलाफ ये सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी ओर क्रांतिकारी ये चाहते थे कि हाँ, इनका इस्तेमाल हो, ये सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो और अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात वो पहुंचा रहे थे। इस मुकदमे की एक और खास बात यह भी थी कि जो अभियुक्त थे वो खुद भी बहस करते थे जज से या सरकारी वकील से। तो और इस बहस के माध्यम से अपनी बात को और बेहतर ढंग से, जो क्या हम क्रांतिकारी कर रहे थे और हमारा मकसद क्या था और किस भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं, ये सब कुछ वो और बेहतर तरीके से अदालत में बता रहे थे। सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। 9 महीने इस मुकदमे के गुजर चुके थे और इस मुकदमे में कुल गवाहों की संख्या थी 607 और 9 महीने में महज 230 गवाहियां अभी हुई थी। अब सरकार को लग रहा था कि पता नहीं कितना ये लंबा केस चलेगा और इसका कब फैसला आएगा, क्योंकि सरकार तय कर चुकी थी कि भगत सिंह को फांसी देनी है, हर हालत में भगत सिंह को मारना है। और ये लग रहा था कि जितना लंबा केस खींचेगा कुछ न कुछ ऐसा आएगा जिससे चलते हो सकता है कि भगत सिंह को मारना मुश्किल हो जाए। और इसके लिए तब सरकार विशेष उपाय रचने लगी और एक विशेष अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश आप लोग जानते होंगे, अभी जारी होता है। वो कानून जो अभी संसद से पारित नहीं, उस समय विधानसभा कहलाता था, केंद्रीय विधानसभा, जिसमें बम फेंका था, वही आजकल संसद है। याद रखिए, उसी बिल्डिंग में बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। तो कि अब कानून तुरंत बन नहीं सकता था, इस पर कानून पारित होना बहुत मुश्किल था। मुश्किल की एक तरह से कहिए कि जबरदस्ती ही पारित करना संभव था भगत सिंह के खिलाफ। तो सरकार ने अध्यादेश लाया। देखिए, अध्यादेश का नियम आज भी वही है, तब भी वही था कि कोई एकदम जरूरी बात जिसके लिए एकदम कानून बनाना तुरंत जरूरी है और अभी सत्र चल नहीं रहा है, तब केंद्रीय विधानसभा का या आजकल संसद का, तो उस स्थिति में क्या भाई, तो हम अध्यादेश लेकर के आ जाएंगे कि तत्काल ये कानून लागू हो जाए, नहीं तो बहुत मामला गड़बड़ा जाएगा। ये अपने आप में एक अजीब बात हो सकती है कि एक मुकदमा के लिए कोई सरकार एक कानून स्पेशल बनाने जा रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले गदर का जो मुकदमा चला था, गदर पार्टी वाला 1915 में, उसमें भी इसी तरह से एक अध्यादेश ला करके और वो मुकदमा चलाया गया था। अब फिर सरकार अध्यादेश लाने जा रही थी। 1 मई 1930 को अध्यादेश के द्वारा एक स्पेशल ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई इस मुकदमे की सुनवाई करने के लिए। उस ट्रिब्यूनल पर हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में। और फिर 3 मई को, जैसा कि पहले कहा, यह अदालत खत्म हो गई। मतलब स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ जो मुकदमा चल रहा था, अब वो आगे चलने वाला था ट्रिब्यूनल के समक्ष। तो जब ये स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई खत्म हो रही थी, तो दोनों ही पक्षों ने मजिस्ट्रेट को धन्यवाद दिया। सरकारी वकील नोड ने पंडित श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छे से ये मुकदमा चलाया और हम लोग आपकी तटस्थता, निष्पक्षता की तारीफ करते हैं, ये वो। साथ ही भगत सिंह ने भी तारीफ की और कहा कि जज बहुत नरम मिजाज के हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अदालत चलाया। उनकी नरम मिजाजी का फायदा सरकारी पक्ष ने बहुत उठाया है, लेकिन बचाव पक्ष ने
माने अभियुक्त पक्ष ने ऐसा नहीं किया, यानी कोई उनकी नरम मिजाजी का फायदा नहीं उठाया। इस बयान को थोड़ा सा इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप समझ सकें कि भगत सिंह जिन्होंने भूख हड़ताल की, जिन जज के सामने उनकी पिटाई हुई, जज ने हथकड़ी लगाने का ये किया, इसके बावजूद वो अंत में जज के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं, स्पेशल मजिस्ट्रेट के प्रति। मतलब सिर्फ ये कहना है कि भगत सिंह ऐसे ही महान नहीं थे, वो हर तरह की घृणा से मुक्त थे। आप उनके इस बयान से समझ सकते हैं। तो ये अब मामला खत्म हो रहा है स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में, और अब हम लोग इसको देखेंगे आगे ट्रिब्यूनल में। उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ट्रिब्यूनल क्या है, कैसे बनाया गया और इसमें क्या क्या नियम कानून रखे गए थे। इसके नियमों को भी हम लोग एक बार देख लेंगे, वो अगले वीडियो में। इस किस्से को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।